वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, न्यू व्यूवर हो, पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी जोरदार होती रहे सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। 21 नवंबर 2012 को टोंगेरियो ज्वालामुखी किस देश में फूटा? बताइए। 21 नवंबर को 2012 को टोंगेरियो ज्वालामुखी किस देश में फूटा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। किस देश में फूटा था टोंगेरियो ज्वालामुखी? तो न्यूजीलैंड में, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कहा गया है कि डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट, याद रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। बीसीसीआई ने किसे वर्ष 2011 से 12 का भारतीय क्रिकेटर सम्मानित करने के लिए नामित किया? बताइए। बीसीसीआई ने किस वर्ष 2011 से 12 का किस वर्ष नहीं, किसे बीसीसीआई ने किसे वर्ष 2011 से 12 का भारतीय क्रिकेटर सम्मानित करने के लिए नामित किया? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। बीसीसीआई ने विराट कोहली को वर्ष 2011 से 12 का भारतीय क्रिकेटर सम्मानित करने के लिए नामित किया था। तो याद रखना है विराट कोहली। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है कि शहीदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। विश्व कैरम चैंपियनशिप वर्ष 2012 में किसने जीती? बताइए। विश्व कैरम चैंपियनशिप वर्ष 2012 में पूछा गया है कि किसने जीती? तो दोस्तों निशांत फर्नेडो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? कौन सा पशु? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऊंट। पर ऊंट जो है नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? बताइए। कौन सा एयरपोर्ट? तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, श्रीनगर भी नहीं, देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। कृषि से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में अंशदान के संबंध में सही विकल्प चुनने को कहा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन देखिए, सही विकल्प चुनने को कहा गया है यहाँ पर आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वर्ष 1950 से 51 में जीडीपी 51.88% और वर्ष 2011 से 12 में जीडीपी 14.001% माइनस में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। दूसरी भारतीय अफ्रीकी फोरम समिट 2011 कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इथियोपिया। दूसरी भारतीय अफ्रीकी फोरम समिट 2011 इथियोपिया में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2012 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? ध्यान से सुनिएगा सवाल। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2012 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एलन जॉनसन सरलीफ को दिया गया था 2012 का इंदिरा गांधी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं क्या? बताइए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 जनन छिद्र होते हैं। द्विबीजपत्री परागकण जो होते हैं उसमें 3 जनन छिद्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है क्या? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सवाल ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है 40 से 45 डेसिबल के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। बहिर्मुखता सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? बताइए, बहिर्मुखता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इन्वायरोनॉमिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन किसने दिया था? बताइए, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, ये कथन किसका है पूछा गया है। ये कथन किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? बताइए, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा द्विआधारी पद्धति, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? निम्नलिखित में से पूछा गया है, तो देखिए कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था। तो दोस्तों SL बहुगुणा ये राजनीतिज्ञ नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? ध्यान से सुनिएगा, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने उनको महामना की पदवी दी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है कौन? बताइए। तो दोस्तों पहला हिंदू अमेरिकन जो था वो उसका सही आंसर होगा तुलसी गब्बार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन तुलसी गब्बार्ड थे, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। सही मिलान चुनने को कहा गया है, ऑप्शन में देख लीजिए सही मिलान कौन सा क्या होगा। तो दोस्तों अभी देखिए इसमें से कौन सा मिलान गलत है और कौन सा सही। इसमें सही मिलान को चुनने को कहा गया है, तो इसका सही मिलान इनमें से सही मिलान होगा दूध, यानी कि रेशा और खनिज, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही मिलान को चुनने को कहा गया तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अंड, पितक, प्रोटीन और वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही मिलान है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? बताइए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, ये पूछा गया है। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। IPCC का पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है, IPCC का पूरा रूप पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि IPCC का फुल फॉर्म होगा क्या? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के
फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। कहाँ पर बताइए, पूछा गया है कि काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। कहाँ पर, किस जगह में पूछा गया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। जी हाँ, केरल में हो गया था महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। फंक्शनल राजस्व संबंधित है किससे? बताइए, फंक्शनल राजस्व, फंक्शनल यानी कि प्रयोजी राजस्व संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अब्बा पी लर्नर से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। फैरेड किसकी इकाई है? फैरेड जो है पूछा गया है किसकी इकाई है? तो धारिता की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डेजी व्हील प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डेजी व्हील प्रिंटर, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। दोस्तों अगर आप इससे पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन पे देख सकते हो। वीडियो के ऊपर देखिए ऐसा एक आई बटन दिख रहा होगा, उसे टच करेंगे, इससे पिछली कुछ वीडियोस आपको मिल जाएगी और कुछ वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मनचाही टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो, कोरोना की न्यूज़ भी देख सकते हो आप जाकर, और अगर कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और हमारे चैनल में पढ़ाई कर सकते हो। तो देखिए सवाल नंबर 28 क्या कहता है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है, बताइए अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 27%, यानी कि 27% है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, सवाल नंबर 29, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से विषम पद पहचानने को कहा गया है, तो निम्नलिखित में से विषम पद को पहचानिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? विषम पद यानी कि माइक्रोवेव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर, को एक्सियल केबल, इसमें से ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि विषम पद को पहचानने को कहा गया तो माइक्रोवेव आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, फिर आपको एक ऐसा घंटा दिखेगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो उस घंटे को प्रेस कर देना है और ऑल में क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी और आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के साथ। तो बने रहिएगा इस चैनल में। सवाल देखिए, सवाल नंबर 30। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? बताइए 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का जो नेता, अन्य नेता था, वह कौन था? तो दोस्तों वह थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जान पहचान में कोई भी ऐसे आपके कॉन्टेक्ट में है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।